नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो इस पाठ में हम देखेंगे अंडाकार कक्षाएं का भू अनुपात और इसमें कुछ अंडाकार कक्षाएं भू समकालिक भी होंगे और कुछ नहीं भी। अंडाकार कक्षा जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म के कक्षाएं होते हैं और इनका बहुत उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि इनमें गति परिवर्तित होता रहता है और जैसे हमको पता है सबसे ज्यादा गति होगी उपभू पे और सबसे कम अपभू पे। तो प्रयत्न ये रहता है कि अगर हमारा उपग्रह अपभू पे हमारे एक चुने हुए स्थान या चुने हुए क्षेत्र के ऊपर हो तो उससे हमें ज्यादा अच्छा कवरेज मिलेगा, ज्यादा अच्छा व्याप्ति मिलेगी और उससे हमारा जो संचार है, दूरदर्शन है, वो ज्यादा हो पाएगा। तो इसीलिए इन कक्षाओं का भू अनुपात समझना भी बहुत आवश्यक है। फिर से याद रखिए कि सारे अनुपात बनते हैं सापेक्षता पे, गति सापेक्षता, घूर्ण गति की सापेक्षता पे। इसीलिए अपभू और उपभू का भी चयन बहुत जरूरी होता है इन प्रकार के कक्षाओं में। तो देखते हैं कि अंडाकार कक्षाओं का भू अनुपात कैसे निकाला जाता है और वो कैसे दिखते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में दो कोने हैं, अपभू जो भू दूर है और यह मंदोच भी है क्योंकि यहाँ उपग्रह धीरे चलेगा, जिससे शब्द मंद बुद्धि भी आता है। दूसरी तरफ है उपभू जो भू समीप है और शीघ्रोच है क्योंकि यहाँ उपग्रह तेजी से चलेगा। याद रहे कि कक्षीय परिक्रमा काल सिर्फ अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई पे निर्भर करता है। इसका मतलब ये है वृत्ताकार कक्षा और अंडाकार कक्षा के परिक्रमा काल एक ही होंगे अगर दोनों का अर्ध दीर्घ अक्ष बराबर हो और वृत्ताकार कक्षा में अर्ध दीर्घ अक्ष माने अर्ध व्यास। पर वृत्ताकार कक्षा में गति अचल है, वो बदलती नहीं है। तो वही परिक्रमा काल अगर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की है तो ये होना पड़ेगा कि उपभू पे उसकी गति वृत्ताकार कक्षा से ज्यादा होगी और अपभू पे वृत्ताकार कक्षा से गति कम होगी। तो ये चीज ध्यान में रखना क्योंकि वृत्ताकार के अनुपात की तुलना में दीर्घवृत्ताकार का अनुपात और अच्छे समझ में आएगा। तो पहले उदाहरण के लिए हम कक्षा ऐसे लेंगे जहां पे उपभू सबसे दक्षिण बिंदु होगा और अपभू सबसे उत्तर, जैसे इस चित्र में दिख रहा है। तो यहाँ पे उपभू आरोही बिंदु से 90 डिग्री पहले है, यानी उपभू एंगल या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 270 डिग्री है। फिर अपने उदाहरण कक्षा के लिए और चलों को स्थापित करते हैं। कक्षीय झुकाव को 60 डिग्री लेते हैं, उत्केंद्रता को 0.25, उपभू एंगल जैसे बताया 270 डिग्री है और परिक्रमा काल 1 नक्षत्र दिन यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। फिर हम अपने दीर्घवृत्ताकार के सूत्रों से अपभू और उपभू की भू केंद्र से दूरी निकाल सकते हैं और धरातल से ऊंचाई भी। हम उपभू और अपभू पे गति भी निकाल सकते हैं। याद रहे कि भू समकालिक वृत्ताकार कक्षा में गति 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, पर यहाँ पे उपभू पे 3.97 किलोमीटर प्रति सेकंड है जो उससे ज्यादा है और अपभू पे 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड जो उससे कम है। तो इस कक्षा का भू अनुपात ऐसे दिखेगा। सबसे उत्तरी बिंदु अपभू है और सबसे दक्षिण उपभू। अब यहाँ पे परिक्रमा काल में अनुपात और समय के भागों पे ध्यान दो। वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह ने बराबर समय उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बिताया था, हर एक में आधा दिन या फिर आधा नक्षत्र दिन। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ उत्तर गोलार्ध में उपग्रह करीब 16 घंटे बिताएगा और दक्षिण गोलार्ध में 8, बल्कि जो सबसे ऊपर अपभू के पास इलाका है वहीं पे उपग्रह करीब 8 घंटे बिताता है और यह इसलिए क्योंकि उसकी गति वहाँ सबसे कम है।
तो समय भी ज्यादा बिताएगा। इस आकार को बॉलिंग पिन आकार कहते हैं क्योंकि ये एक बॉलिंग पिन की तरह दिखता है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के भू अनुपात के और गुण देखते हैं। अब यहां बाईं साइड को है उसी झुकाव का वृत्ताकार कक्षा। तो पहले देखिए कि दक्षिण गोलार्ध में उपभू की तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा ज्यादा फैला हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि वृत्ताकार की तुलना में उसकी गति पूरब की दिशा में ज्यादा है। फिर जब इसका उत्तरयान चालू होगा तब भी दीर्घवृत्त कक्षा का अनुपात उतनी तीव्रता से पश्चिम की ओर नहीं जाता जितना वृत्ताकार कक्षा का दिखता है। ये फिर से इसलिए क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उपग्रह अब भी वृत्ताकार कक्षा से तेज जा रहा है, तो धरती से उसकी पश्चिमी चलन कम दिखेगी। जब हम उत्तरी गोलार्ध में अपभू के नजदीक पहुंचेंगे तो अब विपरीत होगा। अब वृत्ताकार कक्षा का फैलाव ज्यादा है और दीर्घवृत्ताकार का कम, और यह इसलिए क्योंकि दीर्घवृत्ताकार में अपभू के पास वृत्ताकार कक्षा की तुलना में गति कम होगी, तो धरातल के सापेक्ष उस अक्षांश पे भी उपग्रह इतना पूरब की दिशा में जाता नजर नहीं आता। अब अगला प्रश्न थोड़ा और मसाला। कक्षा की उत्केंद्रता बढ़ाने से क्या होगा? तो पहले तो कक्षीय उत्केंद्रता का उपग्रह के गति चलन पे क्या प्रभाव होता है? अगर हम अपने सूत्रों को देखें तो उत्केंद्रता बढ़ाने से अब उपभू पे उपग्रह की गति बढ़ेगी और अपभू पे और भी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर हमने उत्केंद्रता को 0.25 से 0.4 कर दिया तो उपभू पे गति 3.97 किलोमीटर प्रति सेकंड से अब 4.7 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, और अपभू पे 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से 2.01 किलोमीटर सेकंड कम हो जाएगी। परिणाम इसका यह है कि उपभू के पास अब अनुपात और फैल जाएगा और अपभू के पास फैलाव और पतला हो जाएगा। इसमें यह भी नोट करना कि अब अपभू के पास एक छोटे स्थान के ऊपर उपग्रह ज्यादा देर नजर आएगा। इस प्रकार के दीर्घवृत्त भू समकालिक कक्षाओं को कहते हैं टुंड्रा कक्षा, और जिनकी उत्केंद्रता ज्यादा हो उन्हें सुपर टुंड्रा। इस प्रकार के टुंड्रा कक्षाओं का उपयोग किया था सोवियत संघ ने अमेरिका के ऊपर। यह है कोल्ड वॉर के समय पे। इससे क्या होता था कि उपग्रह अमेरिका के ऊपर बहुत समय बिताता था, तो ये जासूसी में काम आते थे और मिसाइल के चलने पे चेतावनी देने में भी। इनको फिर मिसाइल अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स कहते थे। इस प्रकार का टुंड्रा कक्षाओं का उपयोग जापान ने भी किया है अपने मिचिबिकी या QZSS उपग्रह मंडल से। ये कक्षा देशांतर 135 पूरब पे केंद्रित हैं। झुकाव 41 डिग्री का है और उत्केंद्रता करीब 0.1 का। इससे उपग्रह दिन के 8 घंटे सीधे जापान के ऊपर रहेगा। ऐसे 3 उपग्रहों से 24 घंटे की व्याप्ति रहेगी या कवरेज रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कक्षा की, जिसे कहते हैं मोलनिया कक्षा। मोलनिया कक्षा सोवियत संघ ने चलाई थे। इनका झुकाव एंगल काफ़ी ज़्यादा है, 63.4 डिग्री का, और इससे ये रूस के उत्तरी अक्षांशों पे नज़र रख सकते थे और दूरदर्शन हो पाता। इनका उपभू एंगल 270 डिग्री है, यानी उपभू सबसे दक्षिण को होगा और अपभू कक्षा के सबसे उत्तरी चोटी पे। अब इनकी उत्केंद्रता बहुत है, 0.75, यानी कक्षा बहुत ही दीर्घवृत्त है।
इससे होगा ये कि उत्तर में अपभू के क्षेत्र में उपग्रह बहुत धीरे हो जाएगा और बहुत समय बिताएगा, बल्कि उपग्रह अपने कक्षा में 75% समय मॉस्को के अक्षांश के ऊपर ही बिताता है और इससे रूस के ऊपर ज़्यादा समय बिता सकता है। पर मौलिया कक्षा की और खासियत है, ये भू समकालिक नहीं है। इसकी परिक्रमा काल नक्षत्र दिन का आधा है, 11 घंटे 58 मिनट। तो पृथ्वी के एक घूर्णन काल में ये 2 परिक्रमा लगा देता है। कहते ये हैं कि यह सोवियत वालों की चाल थी। इससे होता ये कि एक परिक्रमा में तो मौलिया उपग्रह रूस के ऊपर होता, पर दूसरे परिक्रमा में 12 घंटे बाद 180 डिग्री देशांतर दूर पृथ्वी के पल्ली तरफ वो उत्तरी अमेरिका के ऊपर होता। इससे हरेक मौलिया सैटेलाइट कोल्ड वॉर के दौरान दुश्मन अमेरिका के ऊपर दिन में 8 घंटे निगरानी रख सकता था। इस तरह कहा जाता है। अब इस बात में ज़रूर कुछ सच तो होगा। अगर उपग्रह ऊपर से निकल रहा हो तो वो सूचना तो पहुंचाएगा ही। पर ध्यान में यह भी रखा जाए कि सोवियत वालों ने जासूसी के चक्कर में अपने खुद के दूरदर्शन को ज़्यादा नुकसान नहीं किया, क्योंकि जब मौलिया उपग्रह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के ऊपर है तो वहाँ से मॉस्को और उत्तरी रूस भी उसके दृष्टिकोण में है। तो दरअसल ये दोनों काम एक ही साथ कर सकता था। इस चित्र को देखो। जब भी मौलिया कक्षा में वाहन इस लाल लकीर के ऊपर हो तो मॉस्को उसकी नज़र में होगा। फिर से आमतौर पे नक्शा देख के ये ख्याल में नहीं आता उत्तर अमेरिका और रूस दूर लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। वैसे मौलिया का मतलब होता है बिजली, तो इनको बिजली नाम क्यों दिया गया? ये इसलिए क्योंकि जितने धीरे ये उत्तरी अक्षांशों के ऊपर होते हैं उतने ही तेजी से ये उपभू पे धरती को पार करते हैं। अब अनुपात से देख ही सकते हो कि ये आधी दुनिया पार करते हैं कुछ 2-3 घंटों में, बिजली जैसे। अब भू अनुपथन में लाइन और हिंज सममिति को दोबारा देखते हैं। यह पिछले के पाठों में पढ़ाया था, पर दोबारा याद दिला देते हैं। लाइन सममिति होता है जब उत्तर या दक्षिण गोलार्ध के अनुपथ को लें और उसे बीच लंब रेखा से काटें तो दोनों हिस्से एक दूसरे के शीशा परछाई हों। हिंज सममिति है जब अनुपथ को उसके बीच मध्य भूमि रेखा के बिंदु से पूरा 180 डिग्री घुमा दें तो फिर भी उसका अनुपथ पहले जैसा ही दिखेगा। अगर अनुपथ में दोनों लाइन सममिति और हिंज सममिति हो तो मतलब है कि उपग्रह का कक्षा वृत्ताकार है। जैसे कि इन कक्षाओं को देखो, इनमें दोनों लाइन सममिति है और हिंज सममिति भी, और यह वृत्ताकार कक्षा के अनुपथ हैं। दाएं वाला भू समकालिक है और बाएं वाला की परिक्रमा काल कम है, जैसे जीपीएस के उपग्रह। अब अगर लाइन सममिति या हिंज सममिति ना हो तो मतलब है कि कक्षा अंडाकार है। अब इन कक्षाओं को देखो, क्या इनमें लाइन सममिति है? जी हाँ, क्योंकि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में अगर इनके पथ को लंब से बीच में काटा तो दोनों भाग एक दूसरे के बराबर परछाई हैं। पर क्या इनमें हिंज सममिति है? नहीं, क्योंकि अगर इन्हें 180 डिग्री से घुमाया तो अनुपथ बराबर नहीं रहेंगे। मतलब है कि ये एक अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। यहाँ पे भू अनुपथ का एक और नियम आता है। अगर भू अनुपथ में लाइन सममिति हो पर हिंज सममिति ना हो तो मतलब है कि कक्षा अंडाकार तो है ही, पर खासियत ये है कि उसका उपभू या तो सबसे दक्षिण को होगा या सबसे उत्तर में। कक्षीय राशि से कक्षा का उपभू एंगल या तो 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री। इस चित्र को देखो। सबसे बाएं वाले में उपभू सबसे उत्तर चोटी पे है, यानी उपभू एंगल 90 डिग्री है।
बीच वाले में उपभु दक्षिण चोटी पे है, यानी उपभु एंगल 270 डिग्री का। दाएं वाला है मौल या कक्षा का अनुपात। नोट करें कि इसमें लाइन सममिति है और उपभु एंगल 270 डिग्री है, क्योंकि इसका उपभु सबसे नीचे स्थान पे आता है। इसी प्रकार से इन भूसमकालिक अंडाकार कक्षाओं का अनुपात देखिए। ये हैं वो टुंड्रा कक्षा जिनकी चर्चा हमने की थी। देखिए कि इनमें भी लाइन सममिति है पर हिंज सममिति नहीं है, मतलब कि इन सब में उपभु या अपभु सबसे उत्तर या दक्षिण चोटी पे ही पाओगे। पर अब मान लो भू अनुपात इसका विपरीत दिखे, यानी कि हिंज सममिति है पर लाइन सममिति नहीं है, जैसे कि इस चित्र में इन दोनों अनुपातों के साथ है। नोट करें कि अगर हमने इन अनुपातों को इनके केंद्र से 180 डिग्री घुमाया तो नया अनुपात भी शुरुआती अनुपात के बराबर होगा। पर यह भी देखिए कि इनमें लाइन सममिति नहीं है, क्योंकि अगर इनके पथों को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के बीच से लंब काटा तो दोनों भाग एक दूसरे के बराबर परछाई नहीं होंगे। तो एक बात तो स्थित है, ये वृत्ताकार कक्षा के अनुपात नहीं हो सकते। कक्षा तो दीर्घवृत्ताकार ही हैं। पर क्या इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं की कोई खासियत है, कोई विशेष गुण है जिनमें हिंज सममिति होती है? अब इसका उत्तर उतने आसानी से नहीं दिखता, पर फिर भी अगर आपको सोचना है तो यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। मिलते हैं 10 सेकंड बाद। तो लाइन सममिति वाले किस्से से यहां कुछ उल्टा होता है। कक्षा तो अंडाकार है ही, पर जैसे लाइन सममिति होने का मतलब था कि उपभु सबसे दक्षिण या उत्तर चोटी पे है, यहां हिंज सममिति होने का मतलब है कि कक्षा का दीर्घ अक्ष मध्य भूमि समतल पे है, यानी कि उपभु और अपभु अब मध्य भूमि रेखा के ऊपर ही पाओगे। लाइन सममिति में उपभु पथ के सबसे ऊंचे या नीचे होता था। हिंज सममिति में उपभु मध्य भूमि रेखा पे होगा, आरोहण में या अवरोहण में। तो भू अनुपात में उपभु अपभु मध्य भूमि रेखा पे ही नजर आएंगे अगर हिंज सममिति हो तो। जैसे कि इस चित्र में दाएं वाले अनुपात में उपभु आरोही बिंदु पर है और अपभु अवरोही बिंदु पे। इसमें उपभु एंगल 0 होगा, बाएं वाले में उपभु अवरोही बिंदु पे है तो उपभु एंगल 180 डिग्री होगा। अनुपात के इस व्यवहार को कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि उपभु पे वाहन पूरब की ओर सबसे तेज जा रहा है, तो जहां पे रेखा का स्लोप पूरब दिशा में सबसे कम हो वहीं उपभु होगा। अब आखिर में हम देखते हैं भूसमकालिक कक्षा, जिसका उपभु या अपभु मध्य भूमि समतल पे पड़ता है। पिछले सारे भूसमकालिक उदाहरणों में हमने उपभु को सबसे दक्षिण बिंदु पे लिया था। अब मान लो वो मध्य भूमि रेखा के ऊपर आए, तो फिर इनके भू अनुपात ऐसे दिखेंगे। फिर नोट करें कि इनमें हिंज सममिति प्रदर्शित हो रहा है, और यह भी नोट करें कि अब इनमें लाइन सममिति प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जैसे हमारे पहले उदाहरणों में हो रहा था। बाएं वाले में उपभु पे वाहन मध्य भूमि रेखा के ऊपर अवरोहण में है और दाएं वाले में उपभु पे वाहन मध्य भूमि रेखा के ऊपर आरोहण में है। तो इसके साथ भू अनुपतन की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमने देखे कई प्रकार के अनुपात, साधारण वृत्ताकार कक्षाओं के, वृत्ताकार भूसमकालिक कक्षाओं के, अंडाकार कक्षाओं के और अंडाकार भूसमकालिक कक्षाओं के।
हमने ये भी देखा कि कक्षीय राशियों का क्या असर होता है अनुपात पे, और फिर हमने देखा कि अनुपात के कुछ गुण हैं जैसे लाइन और हिंज सममिति, जिससे हमें कक्षा के बारे में और पता चल सकता है। अब कक्षाएं तो अनेक प्रकार के हैं, तो ये जो है विषय ये बहुत गहरा है और आपको कई कई प्रकार के अनुपात देखने को मिल सकते हैं। पर जो हमारा ज्ञान है अब इसको हम अगले पाठ में उपयोग करेंगे और हम जो भारत का क्षेत्रीय जीपीएस है उनके कक्षाएं उनकी हम विश्लेषण करेंगे नविक सिस्टम का। फिर मिलते हैं, नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।